नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए एड्रेसिंग मोड्स का अध्ययन किया और उसके साथ साथ हमने असेंबलर डायरेक्टिव्स का भी अध्ययन किया। आज के इस सेशन में हम प्रोग्राम डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। दोस्तों, प्रोग्राम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब हमें माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी टास्क कंप्लीट कराना होता है तो हमें उसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप करना होता है। जैसा कि हम पहले भी कई सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम इज़ नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं उसी सीक्वेंस में उसका एग्जीक्यूशन होता है और प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी टास्क है उस टास्क को वन बाय वन वो प्रोसेस करता जाता है। लेकिन प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम बनाने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं उनके द्वारा हम कैसे प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, उनका हम आज इस सेशन में अध्ययन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है इस टॉपिक को पढ़ना, कि जब आपको कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमें इसमें जानने को मिलेगा। बिफोर डेवलपिंग द प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी जब हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उससे पहले हमें उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा जिसके सल्यूशन के लिए हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफाइन करना, प्रॉब्लम को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। To understand the problem, it is necessary to understand the input, output, specifications, requirements of processing, execution time, accuracy, etc. यानी जब हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करने की बात करते हैं या प्रॉब्लम को समझने की बात करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, एक्यूरेसी किस तरह की है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिस्टम को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको समझना बहुत आवश्यक है। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम द एल्गोरिथम कैन बी रिटन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर हम उस समस्या को सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्योंकि जब हम किसी समस्या को सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो हमें उसके लिए एक प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता होती है। तो जब हमें प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम बनानी पड़ती है, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स तैयार करना पड़ता है जिसको एग्जीक्यूशन से जो भी आपकी टास्क है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं कि हमें इतना तो पता लगा कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से पहले या किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन से पहले हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम
सॉल्विंग ऑपरेशंस स्पेशली बाय अ कंप्यूटर। यानी एल्गोरिथम एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर जो है वो स्पेशली उसको ऑपरेशन को या उसके प्रोग्राम के सेट ऑफ रूल्स को वो परफॉर्म करता है। तो एल्गोरिथम जो है जनरली इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स का सेट होता है, ग्रुप होता है। In other words, we can say that it is a precise method to solve any problem in different languages. One of them is flowchart. Yani algorithm is basically it's a one type of method, किसी भी समस्या को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। एल्गोरिथम इज नथिंग, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इट इज अ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय अ सम स्पेसिफिक मेथड। यानी किसी भी समस्या के समाधान के लिए या उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक मेथड को जब हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उस मेथड को हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो उस मेथड को हम जनरली किसी भी लैंग्वेज में हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्गोरिथम है, दैट मीन्स यू हैव द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। उन सेट ऑफ रूल्स को जब वेन एवर यू कन्वर्ट इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, तो हम उसको जनरली एक एल्गोरिथम हम बोलते हैं उस मेथड को। और जब हम उसे किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में या सेट ऑफ सिंटैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम जनरली एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो किसी पर्टिकुलर समस्या को आप उसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो मेथड है उनमें से एक जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट इज ऑल्सो वन मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए एक मेथड है जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट कैन बी रिटन इन इंग्लिश और अदर हाई लेवल लैंग्वेज। फ्लो चार्ट को आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या किसी दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके आप फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जनरली प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। फॉलोइंग आर दी डिफरेंट स्टेजेस टू डेवलप दी प्रोग्राम। अगर हमें कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो कौन कौन सी स्टेजेस होंगी जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, तो हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम का डिफाइन करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी प्रोग्राम के डेवलपमेंट में, हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। जो समस्या है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, उसे परिभाषित करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो है क्या, ठीक है। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है हमारा कि प्रोग्राम हमने डिज़ाइन कर लिया। प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए आप फ्लो चार्ट है, सेट ऑफ रूल्स है या एल्गोरिथम है, उसका प्रयोग करके आप प्रोग्राम का डिज़ाइन बना लेते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से, किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। वो आप कन्वर्ट कर ले। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका प्रोग्राम डिज़ाइन, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग में वॉट एवर दी मेथड यू हैव यूज्ड इन अ प्रोग्राम डिज़ाइन, वॉट एवर इट इज़ फ्लो चार्ट और इट इज़ एल्गोरिथम, जो भी आपने प्रोग्राम डिज़ाइन में मेथड को यूज़ किया है, एक स्पेसिफिक मेथड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है, उसको हम किसी कोड्स में या किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। Either you can convert it into the assembly language or some higher level language like C, Java, fine, any language you can code it into the different instructions। आपके पास एक मेथड था अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, देन आपने उसके लिए एक कोड यूज कर लिया। तो थर्ड जो स्टेज थी दैट इज कोडिंग। देन फोर्थ स्टेज आती है डिबगिंग। Debugging is a way by which we are able to find the error into the
कोड्स। ठीक है, जो भी आपने कोडिंग करी है, प्रोग्राम बनाया है, डेफिनेशन के बाद आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, एक स्पेसिफिक मेथड आपने यूज़ किया, देन उसको आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जिसे हमने कोड्स कहा। देन कोड्स लिखने के बाद हम उसको डिबग करते हैं। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरर इनटू द प्रोग्राम। उसके एग्जीक्यूशन से पहले हम उसको चेक करते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो डिबगिंग इज बेसिकली टू फाइंड और टू डिटेक्ट द एरर इनटू द प्रोग्राम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। देन नेक्स्ट इज आफ्टर द डिबगिंग, नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग के माध्यम से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, दैट वॉट एवर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, कि जो भी है डिबगिंग में तो केवल हम ये पता करते हैं कि जो भी हमने कोड्स यूज किए हैं वो कोड्स सही हैं कि नहीं है। सपोज हमने यूज किया एडिशन के लिए, कोई यूज आपने किया ऐड, फाइन, ऐड आपको कोड यूज करना था, लेकिन गलती से मान लीजिए आपने ऐड ना लिख के आपने गलती से इसकी जगह पे कुछ और लिख दिया। मान लीजिए आप टाइप करके ADE, ठीक है, आपने ADD की जगह ADE टाइप कर दिया कोड्स में। ठीक है, तो कोडिंग में जब आप उसे डिबगिंग करेंगे तो आपका डिबगिंग के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि इस ADE वाले इंस्ट्रक्शंस में आपने कुछ एरर की हुई है, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये फाइंड आउट हो जाएगा आपको। तो डिबगिंग के माध्यम से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी एरर ऑफ दी योर कोड्स। कोड्स में कोई एरर तो नहीं है, जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने उस प्रोग्राम को उस इंस्ट्रक्शंस को लिखा है कि नहीं लिखा है, ये आपको डिबगिंग में पता लगता है। बट प्रोग्राम जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन की है, जो प्रॉब्लम आपके पास है जिसका सॉल्यूशंस यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या उस प्रोग्राम से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो आपका प्रोग्राम सही है, अगर वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो वो प्रोग्राम आपका ठीक नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इनटू योर लॉजिक और योर इन एल्गोरिथम। जहाँ भी आपने एरर की है या गलती की है उसको हमें पता करना होता है। तो ये चीज़ें हमें टेस्टिंग के माध्यम से पता लगती हैं। जो भी प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं तो हम उसको पहले टेस्टिंग के माध्यम से उसको हम ये पता करते हैं कि वो रिजल्ट उसमें ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, isn't it? So this is next step is testing. Then after the testing, when that means up to the testing, whenever everything is okay, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन आपने कर ली, देन प्रोग्राम को डेवलप कर लिया। ठीक है, पीछे जो हमने स्टेप देखे थे क्या क्या थे कि पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लिया, देन आपने उसे किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यू हैव चेक दी कोड्स को आपने डिबग कर लिया कि कोड में कोई गलती तो नहीं है। जब कोड सही थे आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद आपने उसको ये टेस्ट किया कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं, वो सही सोल्यूशन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो सोल्यूशन सही दे रहा है तो आपका जो मेथडोलॉजी है, जो आपकी एल्गोरिथम है, वो सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन सही नहीं है तो इसका मतलब आपने जो लॉजिक बनाया है वो लॉजिक में कहीं गलती है, देन वी हैव टू रिकरेक्ट इट। ठीक है, तो वी हैव टू करेक्ट इट। तो टेस्टिंग कर लिया आपने। टेस्टिंग के बाद जो अगला आता है, जब टेस्टिंग पे आपको ये पता लग जाता है कि वॉट एवर दी प्रोग्राम यू हैव डेवलप्ड इट इज़ ओके और नॉट, इट्स सक्सेसफुल और नॉट, इट्स क्वालिटी इज़ गुड और नॉट। ये आपको पता लग जाता है कि जो आप बनाना चाह रहे थे वो बना कि नहीं बना। ठीक है, जब आपको ये पता लग गया कि टेस्टिंग के माध्यम से कि वॉट एवर दी प्रोग्राम यू हैव डेवलप्ड इट इज़ द प्रोग्राम व्हाट यू रिक्वायर्ड, अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो आपका प्रोग्राम सही था। तो देन आफ्टर दैट वी नीड टू राइट दी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि जब हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करना होता है। आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप्स कम्स इज द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं
कि जब कोई प्रोग्राम जब रन हो जाता है देन उसके बाद कुछ उसमें डिबग्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब उसे यूज़र, क्योंकि प्रोग्राम डेवलपर जो है वो डिफरेंट होता है, प्रोग्राम को यूज़ करने वाला डिफरेंट होता है। तो जब प्रोग्राम डेवलपर ने अपना सारा जो भी उसमें डायमेंशंस थी, फैक्टर्स थे, वो सारे उसने चेक किए और उसको ओके पाया, लेकिन जब यूज़र्स उसे यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और ट्रबल शूटिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं, प्रोग्राम से प्रॉब्लम्स आती हैं, देन दिस प्रोग्राम नीड टू बी मेंटेन, उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसमें कोई एरर है, डिबगिंग है, सो कोई अगर बग है तो उसको हमें फाइंड आउट करने की जो जरूरत पड़ती है, उसे दूर करने की जरूरत पड़ती है। बग मतलब कंप्यूटर में बोलते हैं किसी एरर को, बग जैसे बग का मतलब वैसे कीड़ा होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसे बग को बोलते हैं कोई एरर, कोई बगिंग है उसके अंदर, एरर है, कोई लॉजिकल एरर है, कुछ किस तरह की एरर है, तो उसको डिबग करना, उसको दूर करना, ठीक है। तो मेंटेनेंस के अंदर हम दोबारा से उस प्रोग्राम को करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं, और जब वो लॉन्च हो जाती हैं, वेन एवर यू यूज़ दिस एप्लीकेशंस, जब देखते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो आप फीडबैक के माध्यम से उसके डेवलपर को ये बताते हैं कि इस समय किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो वो उसको दोबारा से मेंटेन करते हैं, करेक्ट करते हैं, देन दोबारा से उसको अपलोड करते हैं, और आपको फिर जब आपके पास एक अपडेट के रूप में उसका दोबारा से एक पैकेज अवेलेबल हो जाता है, जिसके माध्यम से जो भी बग था वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में हम प्रोग्राम को अपने को दोबारा से रिकरेक्ट कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। Then after the maintenance there is a extension और redesign। एक्सटेंशन और रीडिज़ाइन का मतलब है कि जब हम हमारा जो ऑलरेडी कोई प्रोग्राम है जो रनिंग में है, यूज़र्स उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब से, यूज़र की डिमांड के हिसाब से उस प्रोग्राम के अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए, तो उसे दोबारा से उस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस देखते हैं या जो सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, उसमें आपको समय समय पर जो अपडेट्स मिलते रहते हैं, अपडेट्स के माध्यम से उस प्रोग्राम्स की एरर को भी दूर किया जाता है, जो बग है उसको भी दूर किया जाता है, और उसके साथ साथ उसको एक्सटेंड भी किया जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में शुरू में देखें तो जो चैट हुआ करता था वो चैट एनक्रिप्टेड नहीं रहता था, ठीक है। जो भी चैट हम भेजते हैं, अगर सेंडर्स, अगर मैंने कोई चैट भेजा है और किसी दूसरे के पास भेजा है, तो केवल उसके बीच में कोई भी उसको कैप्चर करके उस चैट को डिकोड कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर वो जो भी मैसेज हम आपस में बात करते हैं, अगर वो एनक्रिप्टेड है, तो वो जो मैं लिख रहा हूँ वो पहले डिकोड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो एनकोडर के माध्यम से जिस तरीके से डिकोड हुआ उसी तरीके से वो एनकोड होगा। तो डिकोड करने वाले को ही पता है कि वो कैसे एनकोड होगा। तो बीच में अगर कोई उस डेटा को एक्सेस कर लेता है या उसको कोई हैक कर लेता है, तो उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। तो आपने देखा व्हाट्सएप में बाद में कई सारे फीचर्स जो हैं वो बाद में ऐड हुए, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट से स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारे फीचर्स थे जो स्टार्ट हुए हैं। तो वो एक्सटेंशन है, इट्स लाइक अ एक्सटेंशन के पहले से जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए गए, ठीक है। और कभी कभी हमें उसे रीडिज़ाइन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। सपोज़ हमारी किसी ऐप का यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो हमें उसे दोबारा से अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो अगला जो इसमें पार्ट होता है दैट इज़ दी एक्सटेंशन और रीडिज़ाइन। तो ये 8 स्टेप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कैसे हम इनको डेवलप करेंगे। हमने सभी के बारे में लगभग समझ लिया है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रॉब्लम डेफिनेशन इज अ कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इश्यू टू बी एड्रेस्ड और अ कंडीशंस टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन। इट डिफाइंस द गैप बिटवीन द करेंट प्रॉब्लम स्टेट एंड डिजायर्ड गोल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। यानी प्रॉब्लम डेफिनेशन जनरली हमें, हमारे पास एक तरह से इस तरह की समस्या है जिसको हम प्रेजेंट स्टेट में और पास्ट में हमारा जो डिजायर्ड गोल क्या है उसके डिफरेंस को हम बेसिकली गैप को जो है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि हमें किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ प्रोग्राम। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम डेफिनेशन। सेकंड जो आता है प्रोग्राम डिज़ाइन।
इन सेकेंड फेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट वी यूज सिंपल लैंग्वेज टू डिजाइन अ प्रोग्राम लाइक फ्लो चार्ट। ठीक है, हमने बताया था ना कि सेकेंड फेज जो है प्रोग्राम डिजाइन का, उसमें आप किसी सिंपल लैंग्वेज में, लाइक इट मे बी अ फ्लो चार्ट और इट मे बी अ सम हाई लेवल लैंग्वेज या इंग्लिश में या किसी में फ्लो चार्ट में या एल्गोरिथम के माध्यम से आप प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं कि आपको उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप चाहिए, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, ये सारा हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो आता है, तो फ्लो चार्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारा जनरली प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया। तो इसके लिए हमें फ्लो चार्ट की बात करें तो हमें थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फ्लो और प्रोसेस। फ्लो चार्ट एक डायग्राम है जो किसी प्रोसेस को, वर्क के फ्लो को, डायरेक्शन को बताता है। A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solving a task। यानी फ्लो चार्ट एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें उसको प्रोग्राम करना है, उसको कोड में कन्वर्ट करना है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमें आसानी से पता लग जाता है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिथम का। द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows। तो फ्लो चार्ट जनरली नथिंग, इट्स अ वेरियस टाइप ऑफ बॉक्सेस। इसमें कुछ वेरियस टाइप के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और हर एक बॉक्सेस का अपना एक कुछ मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होता है, और ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे से एरो के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। यानी बॉक्सेस और एरो की हेल्प से जो भी एक डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो हम कैसे बनाएंगे फ्लो चार्ट? तो सबसे पहला जो आपका बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड ओवल। द सिंबल इज रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये है आपका पहला जो है स्टार्ट एंड एंड। तो ये ओवल जो शेप है, इससे फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग या एंड के लिए अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में ओवल शेप और एंड में ओवल शेप जरूर आ रहा होगा। सेकेंड आता है डेटा। द सिंबल इज यूज टू गिवन इनपुट डेटा टू द प्रोसेस एंड टेकिंग आउट द डेटा फ्रॉम प्रोसेस। यानी कोई भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या डेटा आप इनपुट में दे रहे हैं और क्या डेटा आप उसे आउटपुट में लेंगे। तो अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ इनपुट दे रहे हैं या कुछ आउटपुट दे रहे हैं तो हमें उसके लिए इस तरह का शेप बनानी होती है। दिस इज द शेप फॉर द इनपुट आउटपुट डेटा। थर्ड एज अ एरो, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एरो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में किधर को भी हो सकता है। आपका प्रोग्राम या तो अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है या आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डाउनवर्ड हो सकता है। तो एरो के माध्यम से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन हमें पता लगती है। फोर्थ आता है आपका रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट द इवेंट विच कंट्रोल विद इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये जो इवेंट होता है उसको जो कंट्रोल करता है उसको हम रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं। तो दिस इज फॉर प्रोसेस और इवेंट। ठीक है, तो जो भी आपने इनपुट में डेटा दिया है उस इनपुट के डेटा के साथ जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस इवेंट हो रही है, वो सारा हमें रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं। देन अगला है डायमंड। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डिसीजंस। अगर हमें फ्लो चार्ट के अंदर, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें कहीं पर डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो डिसीजन के लिए हम जो है वो एक डायमंड शेप यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद जंप इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने जंप इंस्ट्रक्शन पढ़ा था और कंडीशनल कॉल पढ़ा था, तो जंप इंस्ट्रक्शन जो कंडीशन जंप होती है वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है कि वेदर दी रिजल्ट इज जीरो और नॉट जीरो, वेदर दी कैरी इज जीरो और नॉट जीरो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो वहाँ पर हम डिसीजन, तो ये हमारा जो ब्लॉक है दिस इज़ फॉर द डिसीजन। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पर डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पर हम इसे डायमंड शेप के माध्यम से शो करते हैं। अगला जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। दिस सिंबल इज रेक्टेंगल शेप विद बेस ऑफ वेव। ठीक है, ये यानी कि एक रेक्टेंगल शेप में है लेकिन उसकी शेप जो है, उसका बेस जो है वो एक वेव की फॉर्म में है। दैट मीन्स वेव की फॉर्म का मतलब है कि वो कुछ इस तरह से वेव की फॉर्म में होगा बेस। ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो एंड इट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो। ठीक है, जो आपकी प्रोसेस हो रही है
उसमें फ्लो के लिए वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो देखिए हमने एक रेक्टेंगल शेप लिया है, लेकिन इसके जो बेस है, बेस में हमने एक फ्लो लिया हुआ है, यानी कि एक शेप है जिसमें बेस जो है वो एक फ्लो है, एक वेव है। ठीक है, तो दिख रही है आपको, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और वैसे आपके ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगल शेप है। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो भी हमें प्रोग्राम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो हमें किस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना है वो हम इस तरह की शेप में रखेंगे। अगला आता है स्टोर्ड डेटा। डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो इट रिप्रेजेंट दी जनरल डेटा स्टोरेज। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज। जो भी हम प्रोग्राम बनाया है हमने, उसमें अगर हमें डेटा को कहीं स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह की शेप बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखें कि ऊपर तो जो अपर एंड डाउन साइड में तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट में जो आपको दिख रहा है ये कर्व में है, जो शेप है वो कर्व्ड है दोनों साइड में। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए सिंबल है। अगला है मैनुअल इनपुट। द सिंबल रिप्रेजेंट द मैनुअल इनपुट विच इज गिवन बाय यूजर। अगर यूजर के द्वारा कोई इनपुट ऐसा है जो मैनुअल दिया जाता है, ठीक है, तो इट इज अ रेक्टेंगल हुज टॉप इज स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये इस तरह का है जिसका टॉप राइट से लेफ्ट की तरफ स्लोप में है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि राइट से लेफ्ट में ऐसे स्लोप में है और नीचे वो एक रेक्टेंगल है सिंपल। ठीक है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड मैनुअल इनपुट। तो फ्लो चार्ट में अगर कहीं पर भी मैनुअल इनपुट आ रहा है तो हम इस तरह की शेप बनाते हैं। अगला जो है डायरेक्ट डेटा। कोई डेटा हम डायरेक्टली दे रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द डेटा विच डायरेक्ट एक्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस में जो डेटा डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है उसको हम डायरेक्ट डेटा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द हार्ड ड्राइव ऑफ कंप्यूटर। जनरली ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे देखें तो इसमें हमने एक सिलेंड्रिकल शेप टाइप का लिया हुआ है और इसमें डायरेक्ट डेटा के लिए शेप है ये। इसी तरह से अगला आता है सर्कल विद एरो। दिस सिंबल इज यूज फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी प्रोग्राम और टू कंटिन्यू द फ्लो चार्ट टू नेक्स्ट पेज। अगर फ्लो चार्ट को हमें एक पेज से दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना है तो हम सर्कल विद एरो के साथ में हम उसे शो करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम उसे नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसके लिए हम ये इंटरनल स्टोरेज के लिए हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में भी अपर साइड और लेफ्ट साइड को एक लाइन के माध्यम से उस पर भी एक रेक्टेंगल बनाया गया है। तो इट रिप्रेजेंट दी प्री डिफाइंड प्रोसेस, इंटरनल स्टोरेज के लिए है। उसके बाद प्री डिफाइंड प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट दी प्री डिफाइंड प्रोसेस लाइक सब रूटीन। प्री डिफाइंड प्रोसेस यानी किसी प्रोग्राम के अंदर जब हम कॉल करके किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं तो सब रूटीन के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो पहले से डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस। तो प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए हमें इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोग्राम डेवलपमेंट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पैशन। दोस्तों, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।